हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स एजुकेशन। तो हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी से था। इंडियन रिवर्स चल रही थी। तो पिछले टॉपिक में 3 रिवर्स हमने पढ़ ली थी। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने देखी थी सिंध नदी, सिंध पढ़ी थी। सिंध के बाद चिनाब पढ़ी थी। ये सिंध मेन थी, इसकी सहायक नदियां थी। कौन कौन सी थी? चिनाब, उसके बाद सतलज। ये 3 नदियां हमने पढ़ चुके हैं। ये मेन नदी थी, इसकी सहायक नदी थी चिनाब, सतलज। इसके बाद और भी ब्यास थी, इसकी सहायक नदी। क्योंकि पहले इसकी सहायक नदी देख लेते हैं, इसके बाद आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चिनाब हो गई थी, सतलज सहायक नदियों में हो गई थी, ब्यास अभी चलेगी, ब्यास आएगी, रावी और एक कौन सी है? झेलम। तो ये 5 इसकी सहायक नदियां थी। इसके बाद आगे पढ़ते जाएंगे, गंगा नदी आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते जाएंगे। तो ये सिंध, चिनाब, सतलज, इसको हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था पिछले टॉपिक, पिछली क्लास में। तो आज स्टार्ट करते हैं आगे से। आज देखेंगे हम झेलम नदी से। झेलम नदी, तो सबसे पहले वही चीज देखते हैं, जो नदी है पहले वो कहां से निकली है, उद्गम बोलते हैं, जैसे कहां पर जाके मुहाना है, एंड होता है, तो वो देखते हैं। तो ये झेलम नदी आपने सुना होगा, ये श्रीनगर में अधिकतर भाग बहता है इसका। श्रीनगर में एक झील पाई जाती है, शेषनाग झील। कौन सी? शेषनाग, बैरीनाग। एक ट्रिक, अब आगे चल के हम जैसी झीलें पढ़ेंगे तो उसमें जैसे भी नाग टाइप की झील होंगी, नाग आए, तो ये जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में होंगी। ठीक है, ताल आए, किसी भी झील में पीछे ताल लगा हो तो ये आएगा उत्तराखंड में। इस प्रकार आगे झील पढ़ेंगे तो हम उस ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे। तो इनको देखते हैं पहले। झेलम नदी, तो ये श्रीनगर की एक बैरीनाग झील है। श्रीनगर में कौन सी झील है? बैरीनाग झील। बैरीनाग झील, तो श्रीनगर में बैरीनाग झील से निकलती है कौन सी? झेलम नदी। तो झेलम नदी पहले तो इसका उद्गम देख लो। उद्गम, तो उद्गम कहां से हुआ है इसका? श्रीनगर की बैरीनाग झील से। अब इससे आगे देखते हैं। अब बैरीनाग झील कौन सी श्रेणी में पाई जाती है? जैसे ये पाई जाएगी पीर पंजाल में। कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ज्यादातर नदियां, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में वो पीर पंजाल से निकलेंगी, पीर पंजाल या काराकोरम से। ठीक है, और यदि बात आए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में किससे निकलती है? हिमाचल प्रदेश में एक ही है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर रोहतांग दर्रे से निकलती हैं नदियां। और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की बात आए तो पीर पंजाल या फिर काराकोरम। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ श्रेणियां जो मुख्य हैं, यहाँ से नदियां निकलती हैं। तो सबसे पहले उद्गम देखा हमने। उद्गम श्रीनगर, झेलम नदी का श्रीनगर से हुआ बैरीनाग झील से। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में ये आती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसमें ये कहां से निकलती है। सबसे पहले इससे होकर एक झील पाई जाती है, बूलर झील। बूलर झील। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट कहां से बनेगा? क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछिए, और खारे या नमक पानी की तो सामर झील। ठीक है, और सबसे ज्यादा अधिक लवणता तो कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? ये मीठे पानी की झील, पानी की झील। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा बूलर झील से बन सकता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बूलर झील। सबसे ज्यादा खारे पानी की पूछे तो सामर। सबसे ज्यादा लवणता कौन सी झील में? तो कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा में मिलती है। ठीक है, जिसमें नेवी की ट्रेनिंग की जाती है। अब इससे आगे चलते हैं, तो झेलम नदी का उद्गम हो गया, इससे ही बूलर झील से होकर ये निकलती है, उसी के पास से होकर ये निकलती है। अब इसमें देखा जाए, जैसे ये बूलर झील से निकलेगी, तो बूलर झील से निकलेगा मुजफ्फराबाद पड़ता है, मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद से चलकर मंगला, एक शहर है मंगला,
जहाँ मंगला तक ये फ्लो करती है, बहती है ना। मुजफ्फराबाद कहाँ पर पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में। यहाँ से मंगला तक ये बहती है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है ना, जैसे इधर पड़ता है पाक, इधर इंडिया है। इस प्रकार से ऐसे देखा जाए तो इस प्रकार से ये देश है। तो यहाँ जो सीमा है भारत की, तो यहाँ पर बहती है, यहाँ से निकलेगी तो ऐसे करके ऐसे। यहाँ पर मुजफ्फराबाद है और यहाँ पर ये मंगला कहाँ पर? पाकिस्तान में। तो यहाँ से लेकर ये भारत सीमा के समानांतर बहती है। ठीक है, तो ये भारत पाक सीमा के, भारत पाक सीमा के समानांतर। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत पाक सीमा के समानांतर कौन सी नदी बहती है? तो झेलम नदी। किन दो शहरों तक बहती है? मुजफ्फराबाद से मंगला तक। ठीक है, ये तो भारत सीमा के समांतर बहती है। अब इससे आगे, अब ये नदी झेलम नदी, हमने पढ़ा था झेलम नदी ऊपर से निकली थी। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, ये ऊपर जम्मू कश्मीर वाला लद्दाख वाला भाग है, J&K और लद्दाख वाला। ठीक है, ये तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से निकली थी कौन सी नदी? सिंध नदी। तो सिंध नदी जैसे ये निकली, सिंध नदी यहीं से कौन सी निकली थी? सतलज नदी, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो यहाँ से सिंध भी निकली, यहाँ से नीचे से थोड़ा एक झील पाई जाती तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, तो यहीं से सतलज निकली। अब जैसे यहाँ से निकली शेषनाग, ये कौन सी झील है? बैरीनाग झील से निकली कौन सी? झेलम नदी। तो झेलम नदी क्या है? अब पाकिस्तान में एक जगह आती है झींग, ये पाकिस्तान है, ये पाक है और ये अपना इंडिया है। तो ये झींग जगह आती है पाकिस्तान में। जैसे ये जगह हमने मान ली झींग जगह ये है, तो झेलम नदी जैसे यहाँ निकलेगी तो यहाँ से बहती हुई यहाँ चिनाब नदी में इसमें मिल जाएगी। किसमें मिलेगी? ये जो सिंध नदी है इसमें। ठीक है, तो सिंध नदी तो यहाँ तक बहती है ऐसे करके, ऐसे यहाँ से निकली है कौन सी? अपनी चिनाब नदी। तो चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती है झेलम नदी। ठीक है, पाकिस्तान के झींग जगह पे। सतलज नदी भी किसमें मिलती है? चिनाब नदी में। सब नदियां चिनाब में मिलती हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ी थी सिंध नदी, तो उसमें देखा था जितनी भी नदियां हैं वो किसमें मिलती हैं? चिनाब में। और चिनाब नदी एक किसमें मिलती है? सीधी सिंध नदी में। इसके बाद इसमें पढ़ा था ये समांतर होती है। ठीक है, मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत सीमा के समांतर बहती है। ठीक है, भूलर जी। अब इससे आगे देखें हम, इससे आगे क्या है? अब इसकी लंबाई देखो, अब इसकी कुछ लंबाई ही होगी। ठीक है, तो इसकी लंबाई ये कितनी? लंबाई है 725 किलोमीटर। ठीक है, 725 किलोमीटर तक ये बहती है। अब इससे आगे हम देखें, जैसे ये किस निकल गई आगे? झेलम नदी चिनाब नदी में। कौन सी जगह? पाकिस्तान के झींग नामक जगह में चिनाब नदी में मिल जाती। चिनाब थोड़े आगे जाके सिंध नदी में मिल जाती है। इस प्रकार ये लंबाई थी इसकी 725। अब इस पर एक परियोजना मैंने सिंध नदी पढ़ाई तब भी बताई थी। कौन सी थी? इस पर एक परियोजना थी, इंपोर्टेंट परियोजना है, काफी एग्जामों में देखा गया है। कौन सी? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर? झेलम पर। और हमने चिनाब पर पढ़ी थी, शाहबाज दूला करके वो पढ़ी थी, दुलस्ती वगैरह वो थी। तो झेलम नदी में, चिनाब नदी में पढ़ा था। ठीक है, तो झेलम की क्या थी? तू झेल करके बताई थी मैंने ट्रिक, उसी में सिंध नदी पढ़ाई थी तब। तो तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। क्वेश्चन बनता है तुलबुल परियोजना या चिनाब या झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है, या चिनाब नदी पर कौन सी है, वो हम पढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है, तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भूलर झील। इसी के पास से होकर गुजर के ये मुजफ्फराबाद से लेकर कहाँ तक? मंगला तक भारत पाक सीमा के समांतर बहती है। उसके बाद पाकिस्तान का कौन सा जगह, पाकिस्तान का कौन सा शहर है? झींग जगह। पाकिस्तान की झींग जगह पर जाकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, और चिनाब नदी आगे जाकर सिंध नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार सतलज नदी भी चिनाब नदी में मिलती है। ब्यास, रावी ये सब चिनाब नदी में मिलती है। कुछ ब्यास नदी सतलज नदी में मिलती है, सतलज चिनाब में मिलती है, चिनाब मिलती है जाके सीधी सिंध नदी में। इस प्रकार ये थी झेलम नदी। क्योंकि झेलम नदी से यही से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी था वो पढ़ लिया था। मुहाना हमने देख लिया, पाकिस्तान के झींग में चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं अगली नदी, ये हो गई झेलम। अब झेलम के बाद हम देखेंगे रावी।
क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ो इंडियन ज्योग्राफी है तो अच्छी तरह, क्योंकि इंडिया के बारे में वर्ल्ड तो जैसा भी पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम रह रहे हैं तो उसके बारे में तो नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इंडियन रिवर्स है तो इतना तो पता होना चाहिए कहाँ से निकल रही है, कितनी लंबाई है, कहाँ जाके इसका मुआयना है, इस प्रकार से। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो 2-3 क्लास या 4 क्लास तो लगती ही है, ठीक है। तो ये सेकंड क्लास है, पार्ट 2 चल रहा है रिवर्स का, इंडियन रिवर्स का। उससे पहले हिमालय वगैरह, माउंट एवरेस्ट, पहाड़ी पठार चले थे, ठीक है, 15 का भी पढ़ लिया हमने। तो ये दूसरी क्लास है इसकी नदियों की, 2 क्लास और लगेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद झील वगैरह आगे पढ़ते जाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं हम रावी नदी, ठीक है। तो इसका भी सबसे पहले हम देखेंगे इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो पहले इसका उद्गम देखेंगे, इसका क्या देगा, उद्गम। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका उद्गम हुआ है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कांगड़ा जिला। अब कांगड़ा जिला में मैंने बताया था जैसे हिमाचल प्रदेश से कोई नदी निकले तो ज्यादातर निकलेगी रोहतांग दर्रे से। एक तरह से ट्रिक समझ लो, ये याद करने का तरीका, कोई भी निकलेगी तो कौन से दर्रे से निकलेगी, रोहतांग दर्रे से, ठीक है। श्रीनगर से अभी बताया था, ठीक है, पीर पंजाल से या काराकोरम से निकलेगी। तो कांगड़ा जिले की निकलती है रोहतांग दर्रा या श्रेणी, रोहतांग श्रेणी बोलते अपन, ठीक है, रोहतांग श्रेणी से। तो ये हिमाचल प्रदेश के कहां से, कांगड़ा जिले के रोहतांग श्रेणी से निकलती है, ठीक है। अब ये नदी कहां बहती है, तो ये देख सिंपल बात है कि ये हिमाचल प्रदेश में बहती होगी, इसके बाद पंजाब में बहती है, ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, थोड़ा जम्मू कश्मीर में भी जाती है, ठीक है, J&K में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, J&K, ठीक है, से होते हुए ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में, यहाँ से गुजरती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया था यही किस नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये बहती हुई हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में जम्मू कश्मीर से बहती हुई है, पाकिस्तान के एक जिला पड़ता है झांग जिला। तो झांग जिला में ये किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में, ठीक है। तो पाकिस्तान का झांग जिला है, उसमें मिल जाती है चिनाब नदी में, ठीक है। चिनाब नदी में ये मिली, चिनाब नदी में इससे पहले झेलम मिली थी, ठीक है। चिनाब नदी मिलती है सीधे सिंध नदी में, अब इस पर चिनाब नदी में मिल जाती है। अब इसके बाद ये बहती चिनाब नदी में, अब इस पर कुछ बांध बनाया गया है, इम्पोर्टेंट बांध है, ये पूछता है, ये इस पर IMP लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इस पर एक बांध बना है, थीन बांध, ठीक है। थीन बांध आपने पढ़ा होगा, थीन बांध। तो थीन बांध कौन सी नदी पर, रावी नदी पर, थीन बांध। तो थीन बांध बना है रावी नदी पर, ठीक है। तो ये थीन बांध इस पर बना है रावी नदी पर। ये 5 नदियां थी जो पंजाब में बहती हैं, ठीक है। ये 5 नदियां सिंध की सहायक नदियां हैं। तो इनमें से सबसे छोटी नदियां हैं, एक तो ये है और ये कौन सी है, ब्यास नदी। पूछे कि सिंधु की सहायक नदियों में सबसे छोटी नदियां कौन सी हैं, तो कौन सी है, रावी नदी है और ब्यास नदी, ठीक है। ये दोनों छोटी नदी है। अब इसकी लंबाई पूछता है, तो इसकी लंबाई हम लिख देंगे, लंबाई पूछे तो इसकी 720 किलोमीटर। इससे पहले झेलम की पड़ी थी 725 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है रावी नदी की, 720 किलोमीटर। अब ये पढ़ी लिया, ये चिनाब में मिल जाती है, जाके यहाँ से निकलती है, यहाँ बहकर, ठीक है, थीन बांध बनता है। इसकी लंबाई इतनी है, इसमें इतना इंपोर्टेंट है, ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी है। हिमाचल प्रदेश से निकलकर, जम्मू कश्मीर पंजाब से निकलकर सीधे पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये इतनी जानकारी थी रावी नदी के बारे में। अब इससे आगे नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे रावी के बाद, ब्यास नदी, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कौन सी, ब्यास नदी, क्योंकि अब जो भी नदी हम पढ़ रहे हैं तो इतना तो पढ़ना ही चाहिए, कम से कम ये बता रहा हूं इतना, ठीक है। और अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, क्योंकि GK GS एक ऐसी चीज है, इसका कोई
सीमा नहीं है। यथा सागर एक तरह से कह सकते हैं हम, यथा सागर है। इसे जितना पढ़ोगे उतना नॉलेज होगा, इसका कभी भी एंड नहीं हो सकता। अब हम पढ़ने बैठ जाए तो एक दिन के कम से कम 1000 क्वेश्चन करंट के ही बनते हैं, एक दिन के पढ़ा जाए तो कम से कम रोज इतना क्वेश्चन। पर इसमें से पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा दिया है तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ेंगे करंट के दिन के, एक दिन के। ठीक है, तो इस प्रकार तो जीके का तो रोज ही क्वेश्चन, हर एक सेकंड में जीके का क्वेश्चन बन रहा है। तो जीएस तो जितनी आप पढ़ोगे, ये तो एक याद करने का या पढ़ने का तरीका होता है पढ़ाना, याद आपको करना है बस। हम लोग तो आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पर एक चीज है प्रैक्टिकली जो लिखने से ज्यादा देखने पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, देखने से चीजें जल्दी याद होती है। इसलिए मैं लिखता हूँ कि ज्यादा आपके आंखें यहाँ पर पढ़े, फोकस आपका यहाँ बोर्ड पर पढ़े तो आपके दिमाग पूरा कैच करे। क्योंकि मूवी हम देखते हैं तो मूवी को कितनी जल्दी हमारा दिमाग कैच करता है, क्योंकि जो वीडियो होती है उनको ज्यादा कैच करता है, ठीक है, पढ़ने की अपेक्षा। तो यहाँ से बस यही है, आपको समझने में आसानी होगी, बाकी आप याद कर सकते हो। याद कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वहां से क्वेश्चन लगाओ। अब जैसे मैं नदियां पढ़ा रहा हूँ तो नदियां से कोई जीएस की ऐसी बुक लेके आओ जो ऑब्जेक्टिव हो। तो ऑब्जेक्टिव में आप देखो कि जो नदिया वाला पार्ट है, नदिया वाला पार्ट खुद से लगाओ, फिर देखो इससे बाहर कौन सा क्वेश्चन जा रहा है। जो भी क्वेश्चन जा रहा है फिर एक्स्ट्रा उसके बारे में देखो। वैसे तो जाएगा ही नहीं यहाँ से, नदियां जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, कहीं भी ऑब्जेक्टिव आप लगा लेना नदियों से, ठीक है। तो आप पढ़ते रहे ऐसे। अब इसके बाद देखते हैं हम कौन सी, ब्यास नदी। ब्यास नदी, ब्यास नदी और कौन सी पड़ी थी, रावी नदी। ये दोनों कहां से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं ये दोनों। इसका भी उद्गम कहाँ है, इसका भी उद्गम हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, वही बताया था मैंने, कौन सा, रोहतांग दर्रा है, रोहतांग श्रेणी या दर्रा बोल सकते हैं, रोहतांग दर्रा। इसमें एक कुंड पाया जाता है, ये दर्रे बड़े बड़े हैं। अब छोटा अगर कोई झील टाइप बन गया तो उसमें से कोई नदी निकलती है, तो इसमें एक कुंड पाया जाता है, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड, ठीक है। तो ब्यास कुंड से ये नदी निकलती है, ब्यास नदी। कहां से उद्गम, कहां से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, रोहतांग श्रेणी से एक कुंड इसमें पाया जाता है, ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है, ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, कहां पर है, रोहतांग दर्रा, ठीक है। अब इसकी लंबाई देखी जाए इसकी, तो इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। वह सबसे छोटी यही है ब्यास नदी, इसके बाद रावी थी, ठीक है। तो ब्यास नदी इसकी लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। अब ये नदी निकलती है कहां से, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से बहती है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में बहती हुई, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहती हुई है। जो सतलज नदी हमने पढ़ी थी पिछले, तो सतलज नदी नीचे से निकल के कहां से, तिब्बत से निकलती है, वो चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील से निकलती है। वो निकलती हुई बहती हुई किसमें मिल जाती है, यहाँ जैसे ये चिनाब नदी है, ठीक है। और ये कौन सी है, झेलम नदी। तो ये चिनाब नदी इसमें झेलम इसमें मिल गई, क्या नाम है इसमें, सिंध नदी में, ठीक है, यहाँ पर। और ये सतलज नदी मिलती है चिनाब नदी में। और ये ब्यास नदी है, ब्यास नदी जैसे यहाँ से निकली है भारत, तो ब्यास नदी ये मिल जाती है सीधे इसमें जाके, किसमें, सतलज नदी में। तो इस प्रकार से ये मैंने पिछले बताया था आपको कैसे कि पांचों नदियां, जितनी 4 नदियां हैं, देखो मेन कौन सी, सिंध की सहायक 5 है, उसमें सबसे बड़ी सहायक चिनाब थी, मैंने बताया था। और चिनाब में भी 4 नदियां जाके मिलती हैं, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, सब चिनाब में मिलती हैं, ठीक है। जिसमें से ये ब्यास नदी है वो मिलती है सतलज में, सतलज चिनाब में मिल जाएगी, और चिनाब में मिलने के बाद सतलज में मिल जाती है ब्यास नदी, ठीक है। तो ये किस में मिलती है, ब्यास नदी में, ये सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज नदी, सतलज नदी में मिलती है, ठीक है, मिलती है। तो ये सतलज नदी में मिल जाती है, ठीक है। आगे चलकर 470 किलोमीटर इसकी लंबाई सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज नदी किसमें मिलती है, चिनाब नदी में। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों को कंफ्यूजन कौन सी नदी किसमें मिलती है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसकी लंबाई ये हो गई 470 किलोमीटर। अब ये आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है, सतलज
किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में। अब ये बहती है, देखो आपने सुना होगा कुल्लू मनाली टूरिस्ट जगह हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, काफी लोग जाते हैं घूमने के लिए, टूर के लिए। तो ये नदी कुल्लू घाटी में बहती है। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहां पे, ठीक है। तो कुल्लू घाटी में बहती है, ठीक है। बहकर और एक पर्वत पाया जाता है वहीं पर, धौलाधर पर्वत, ठीक है। तो ये कुल्लू घाटी में बहकर फिर धौलाधर पर्वत से पंजाब के मैदानों में बहती है, ठीक है। तो पहले कहाँ बहेगी? कुल्लू घाटी में बहती है, धौलाधर पर्वत से बहकर पंजाब के मैदानों में, पंजाब के मैदानों वाले भागों में बहती है, ठीक है। मैदानों में बहती है। समझ में आया क्या? कि ये नदी जब बहती है यहां से निकली, ठीक है, निकलने के बाद ये पश्चिम बंगाल की कुल्लू घाटी है, कुल्लू मनाली आपने सुना है, कुल्लू घाटी में बहकर धौलाधर पर्वत के बहने के बाद ये पंजाब में प्रवेश करती है, और पंजाब में मैदानी भागों में बहती है। ऊंची नीची जगह नहीं है, खड्डर नहीं बनाती, तो ये मैदानी वाले भागों में बहती है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी व्यास नदी के बारे में। और आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, मेन 5-6 नदी है, जैसे सिंधु हुई, चिनाब, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ठीक है, चंबल भी ठीक है। इससे आगे तो मेन कुछ नदियां वो इम्पोर्टेंट, वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन की तो कुछ भी कहीं से भी बन सकता है, इसलिए हम सब पढ़ेंगे, सब लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसको देख लो। अब इसके बाद हम, ये 3 नदियां हो गई, अब इसके बाद चौथी नदी हम पढ़ेंगे गंगा। यह थी सिंधु की सहायक नदियां 5, तो वो 5 हमने पढ़ ली, ठीक है। अब इसके बाद हम गंगा नदी पढ़ेंगे, और गंगा नदी बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है, इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे सही से। अब गंगा नदी देखते हैं। गंगा नदी बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है, इससे क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि इस पर डेल्टा वगैरह बनते हैं, तो इस प्रकार से ये इंपोर्टेंट है। तो ये पढ़ेंगे हम गंगा नदी। ये एक पवित्र नदी भी मानी जाती है भारत वासियों के लिए, भारत देश के लिए, ठीक है। ये एक पवित्र नदी मानी जाती है, पूजा की जाती है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज है, गंगा नदी, सबसे पहले इसका उद्गम देखें। तो उद्गम इसका हुआ है कहां से? उत्तराखंड से। पहले देखेंगे इसका उद्गम, तो वही उद्गम देखेंगे, इसका उद्गम हुआ है उत्तराखंड, ठीक है। उद्गम कहां से हुआ है इसका? उद्गम हुआ है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में भी ये कोई जगह होगी, तो उत्तराखंड में पड़ता है गंगोत्री। गंगोत्री के पास में ही, गंगोत्री एक बड़ा झरना बोल सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है, जगह बोल सकते हैं। तो कोई भी फेमस जगह किसी जगह पे होती है, तो वहां वसी पे, जैसे हरिद्वार, तो हरिद्वार हम क्या समझते हैं? हरिद्वार कोई एक तीर्थ स्थान है, लेकिन वहां जो जिला है वो हरिद्वार ही पड़ता है, और उस जगह का भी नाम हरिद्वार। तो इस प्रकार से ये गंगोत्री, उत्तराखंड में क्या पड़ता है? गंगोत्री। तो गंगोत्री के पास में पड़ता है गोमुख हिमानी, के पास में पड़ता है गोमुख हिमानी, ठीक है। तो क्या है इसका उद्गम? उद्गम देखा जाए तो उत्तराखंड के पास में गंगोत्री, उत्तराखंड में पड़ता है गंगोत्री, तो गंगोत्री के पास में पड़ता है गोमुख हिमानी। तो गोमुख हिमानी से ये निकलती है, हिमानी क्या होता है? एक ठंडी जलप्रपात या ठंडी जलधारा होती है, ज्यादा ठंडी नहीं होती, मतलब नॉर्मल ठंडी बोलते हैं, हिमानी होती है। तो गोमुख उस जगह का नाम है, ठीक है, एक झील टाइप है या झरना बोल सकते हैं गोमुख। तो वहीं से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी, ठीक है। अब गंगा नदी वहां से निकलने के बाद ये एक सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है? यह बनाती है सुंदरवन डेल्टा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये भारत का बोल सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो यहां बनाते हैं सुंदरवन डेल्टा बनाती है, और डेल्टा कहां पर बनाती है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, ठीक है।
तो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है ये करती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ये नदी करती है गंगा नदी। कहाँ पर करती है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब ये हो गया इसका। ठीक है, अब इससे आगे हम देखेंगे, तो इससे आगे ये है, अब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदियां, इसमें कई नदियां मिलती हैं, बिहार में भी कुछ नदियां। ये उत्तराखंड से निकलने के बाद नीचे को, जैसे उत्तराखंड यहाँ, तो यहाँ से बहती हुई है बिहार, बिहार से ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में हो जाती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो वो आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी लिखो पहले, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना नदी। जैसे जमुना नदी या यमुना ही बोल दो, यमुना नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, यमुना नदी आपने देखी हुई, यमुना नदी सबसे गंदी नदी है। क्योंकि गंदी क्योंकि ये अधिकतर शहरों से गुजरी है, शहरों से निकली है यमुना नदी। ठीक है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है गंगा की। ठीक है, ये गंदी इसलिए क्योंकि ये दिल्ली, आगरा, मथुरा, ठीक है, इन शहरों से निकली है, तो शहरों का पानी इसी में जाता रहता है, इसलिए गंदी है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई। अब इसमें सहायक नदी ये मिलने के बाद जैसे ही यहाँ बहती है, तो ये इसके अलग अलग नाम भी हैं गंगा नदी के। जैसे देखा जाए बांग्लादेश में इसे अलग कहा जाता है, भारत में इसे अलग, और जहाँ मिलती है इसे अलग कहा जाता है। ठीक है, तो पहले तो देखो इसमें, अब बांग्लादेश में यही लिख देता हूं मैं, बांग्लादेश में, पड़ोसी देश है भारत का, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे क्या नाम दिया गया है, बांग्लादेश में इसे दिया गया है पद्मा नाम। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। अब बांग्लादेश में इसे पद्मा कह दिया। अब पद्मा कहने के बाद यह बांग्लादेश में गई, बांग्लादेश में जाने के बाद, बांग्लादेश में जैसे मैं यहाँ थोड़ा बना देता हूँ चित्र, इसको थोड़ा बना देता हूँ, जैसे मैं मैप थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लें समझ सके, तो क्योंकि जगह कम है तो थोड़ा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से इधर अरुणाचल प्रदेश चल रहा है, और इधर से इधर ऐसे करके ऐसे, इस प्रकार से जगह कम है तो यही बता देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से निकली है गंगा नदी। ठीक है, उत्तराखंड है यहाँ पर, तो यहाँ से ये निकलती हुई ऐसे बहती है। ठीक है, यह बहकर उत्तर प्रदेश से जाकर ये बिहार है, या बिहार में पहुंच जाती है, बिहार से होती हुई पश्चिम बंगाल में आ गई, पश्चिम बंगाल से इधर आती हुई ये आ गई बांग्लादेश। इधर बांग्लादेश आपने पढ़ा होगा, और बांग्लादेश में जाकर यह क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इधर। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी, और इधर से आती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र है, और ये कौन सी है, गंगा। तो ये क्या है, बांग्लादेश। ये कौन सी है, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश है, तो ये यहाँ पर आई बांग्लादेश में कौन सी, गंगा नदी। तो गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में आएगी, तो इसे क्या नाम बोलेंगे, पद्मा। तो गंगा नदी को हटाकर यहाँ के बोलेंगे पद्मा, पद्मा नाम रख दिया बांग्लादेश में। अब यह ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आई, तो इसका भी कुछ नाम रखा होगा, अलग देशों में अलग नाम। तो ब्रह्मपुत्र का यहाँ बांग्लादेश में नाम हटाकर क्या रख दिया गया, जमुना। जमुना आई समझ में। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। जैसे ये उत्तराखंड से निकली, तो यहाँ उत्तर प्रदेश से बिहार, पश्चिम बंगाल से होती हुई है, जैसे ही गंगा नदी कहाँ पहुंची, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम गंगा हटाकर पद्मा रख दिया, वहां से पद्मा बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी से। ठीक है, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी आई, तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी नाम चेंज कर दिया उन्होंने, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या चेंज कर दिया, जमुना रख दिया, जमुना। अब ये बंगाल की खाड़ी जैसे यहाँ है, तो ये बंगाली खाड़ी से मिलने से पहले, गिरने से पहले ये दोनों को मिलती हैं। अब इस मिलन स्थान को बोलते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहां गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं, उस मिलन स्थान को क्या बोलते हैं, तो इस मिलन स्थान को बोलते हैं मेघना।
मेघना। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहता है? जमुना। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि बांग्लादेश में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र या गंगा या जमुना या पद्मा नदी के मिलन स्थान को क्या कहते हैं? तो मिलन स्थान को बोलते हैं मेघना। आई अब समझ में आया होगा आपको। देखो, गंगा नदी को पद्मा रख दिया, ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना रख दिया, दोनों मिली उसको मेघना रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहां तक मैंने बता दिया। उसके बाद मिलने के बाद ये दोनों नदियां एक हो जाती है और किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर गुजरात साइड आओ तो अरब सागर है, नीचे पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर का पूरा पार्ट है ये। तो ये इसका हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया था, यहाँ बिहार था, तो बिहार में एक नीचे से नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है नदी, जैसे मध्य प्रदेश, एमपी। यहाँ देखो, मैप डिजिटल तो है नहीं बोर्ड, तो इस प्रकार से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना। मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ बिहार है, ये अपना एमपी है, यहाँ बीचा बीच में एमपी है। तो यहाँ से एक सतपुड़ा रेंज पड़ती है, सतपुड़ा रेंज की विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा रेंज पड़ती है। ठीक है, वहीं पे एक अमरकंटक जगह है, अमरकंटक से नदियां निकलती हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी और एक और निकलती है। ठीक है, तो ये इधर से निकलती, जैसे ये है अमरकंटक, तो इधर से निकलेगी नर्मदा, इधर से कौन सी निकलेगी? सोन नदी। तो ये सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, और ये निकल के बिहार के नीचे से मिलती है, बिहार में मिलती है ये नीचे से नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है कि गंगा में बिहार में, गंगा नदी में बिहार में कौन सी नदी नीचे से मिलती है? दक्षिण से मिलती है। तो कौन सी नदी? सोन नदी मिलती है। एकमात्र नदी यही है जो नीचे से मिलती है। ठीक है, और यहाँ और नदियां हैं वो यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, कुछ नेपाल से, जैसे यहाँ नेपाल है, जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी तभी मैप पूरा समझाया कहाँ कौन सा देश है, कौन सा स्टेट है। तो यहाँ नेपाल है जैसा, तो नेपाल से निकलती है नदी। ठीक है, कुछ नदी नेपाल से निकलती हैं और उत्तराखंड से निकलती है, जैसे रामगंगा नदी ऊपर से मिलती है गंगा में, रामगंगा। सरयू नदी यही मिलती है। ठीक है, ऊपर से सरयू नदी, कोसी नदी, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिलती है। अब रामगंगा नदी कहां से निकलती है? रामगंगा नदी ऊपर से निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से रामगंगा नदी निकलती है। और क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि एकमात्र नदी उत्तराखंड में, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपने पढ़ा होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन बनेगा ऐसी कौन सी नदी है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर निकलती है? ठीक है, तो कौन सी नदी है? रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, पहले तो रामगंगा नदी कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। गंगा नदी भी उत्तराखंड से निकलती है। क्वेश्चन बनेगा ऐसी, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो वो भी उत्तराखंड में, और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यही है। और पूछा जाए इसका दूसरा नाम हेली धूमकेतु भी कहते हैं, हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि हेली राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है? तो रामगंगा नदी निकलती है, और ये आगे चल के गंगा नदी में मिल जाती है। सरयू नदी भी निकलती है, सरयू नदी भी गंगा में मिलती है, कोसी नदी भी गंगा में मिलती है, और कोसी का नाम घाघरा नदी भी है। ठीक है, तो घाघरा नदी, कोसी नदी, रामगंगा नदी, इस प्रकार से ये नदियां किसमें मिलती हैं? गंगा नदी में। और ये सब नदियां ऊपर से मिलती हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट रामगंगा से क्या बना कि हेली राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, उसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उससे होकर गुजरती है। अब आगे इसमें देखा जाए कि ये बिहार में ये नदी मिलती है। ठीक है, वहां बोलते हैं इसे गंडक नदी, और उसी को बोलते हैं घग्गर नदी। गंडक नदी और घग्गर नदी ये ऊपर से मिलती हैं, किसमें मिलती हैं? गंगा नदी में। घग्गर नदी और गंडक नदी दोनों। ठीक है, बिहार में उसे गंडक नदी बोलते हैं। ठीक है, घग्गर नदी, गंडक नदी, कोसी नदी आदि इसमें मिलती हैं। ठीक है, रामगंगा नदी ये वगैरह। ठीक है, अब आगे, इससे आगे हम देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूं। मैं थोड़ा फैक्ट वाइज लिख देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि गंडक नदी, घग्गर नदी, कोसी नदी, रामगंगा नदी, ठीक है, सरयू नदी, ये ऊपर से निकलती हैं सब। ठीक है, गंगा नदी के ऊपर से उत्तराखंड से निकलती है, कुछ नेपाल से निकलती हैं, और ऊपर की ओर से मिलने वाली नदियां ये हैं। ठीक है, और नीचे से एकमात्र नदी मिलती है सोन नदी, कहां पर मिलती है? बिहार में। ठीक है, अब
ठीक है, ये बता ही दिया बांग्लादेश में गंगा को। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं, ये ऊपर से नदियां मिलने वाली होगी, घग्गर नदी, गंडक नदी। अब इसकी लंबाई, मेन चीज क्या है, इसकी लंबाई। अब इसकी लंबाई देखो तो कितनी है, 2525 किलोमीटर। ज्यादातर बुकों में यही देखने को मिलेगा, लगभग में 1-2 किलोमीटर आगे हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 25-30 हो जाए किलोमीटर। ठीक है, तो मेन ये है 25-25 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई होगी। अब गंगा नदी, आपने सुना हो भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, ये बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है, तो अलकनंदा नदी के किनारे। ठीक है, केदारनाथ, ठीक है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे। इस प्रकार से ये पूछे तो गंगा नदी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये तीनों का सम्मिलित नाम है। कौन कौन सी, यहां लिख देता हूं, भागीरथी, मंदाकिनी, और कौन सी एक और, अलकनंदा। ये सम्मिलित नाम है इनका, गंगा नदी का। ठीक है, सम्मिलित नाम कौन सी नदी का, गंगा नदी का। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोमती नदी होती है, गोमती नदी भी आगे से मिलती है, और सरयू नदी, यूपी में सरयू नदी कहते हैं और बिहार में घग्गर नदी बोलते हैं। ठीक है, तो सरयू नदी ऊपर से निकलती है, तो उत्तर प्रदेश में तो सरयू नदी बोलते हैं, सरयू नदी। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी निकलती है, कहां से, उत्तराखंड से। ठीक है, तो यूपी में इसे सरयू बोलते हैं, लेकिन बिहार में, यूपी में तो ऐसे नदी को सरयू नदी बोलते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे कौन सी नदी बोलते हैं, घग्गर नदी, घग्गर नदी। ठीक है, तो नाम एक ही है, सरयू नदी। सरयू नदी अयोध्या के किनारे बसा है, सरयू नदी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। और घग्गर नदी इसमें बिहार में बोलते हैं घग्गर नदी, यूपी में सरयू नदी। ठीक है, और ऊपर से गंडक नदी भी मिलती है, इसमें गोमती नदी भी मिलती है, रामगंगा नदी जिम कार्बेट से होकर गुजरती है। ठीक है, गंडक नदी, घग्गर, इस प्रकार से ये गंगा नदी इंपोर्टेंट पार्ट था, ये मैंने पढ़ाया था। इससे आगे अब जैसे मैंने अभी पढ़ाया था क्या, कि इसमें बनाता है कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। अब सुंदरवन डेल्टा, ये मैंने आगे पढ़ाए थे, बंदरगाह उसमें पढ़ाया था। सुंदरवन डेल्टा के पास में एक 20 किलोमीटर लंबा सागर पढ़ाया था मैंने, इसके पास 20 किलोमीटर लंबा सागर, ऐसे क्या बोलते हैं, गंगा सागर। ठीक है, इसे गंगा सागर बोलते हैं। ये कहाँ पर पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये मैंने पहले ही बता दिए थे। तो आई होप ये नदियां आपको समझ में आया होगा, कौन सी नदी ऊपर से मिलती है। नीचे से तो ओनली एक ही नदी मिलती है, कौन सी, सोन नदी, मध्य प्रदेश के निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, और ऊपर से कौन सी, सरयू नदी, यूपी में सरयू बोलते हैं ऐसे, और घग्गर नदी बोलते हैं बिहार में। ठीक है, गंडक नदी भी मिलती है, कोसी नदी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट यहाँ से बनेगा, बिहार का शोक, बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कौन सी नदी है, कोसी नदी, कोसी नदी। तो बिहार का शोक कैसे बोलते हैं, कोसी नदी। दामोदर नदी कहाँ की है, पश्चिम बंगाल, वहां का शोक है। ठीक है, इस प्रकार से ये नदियां कुछ खतरनाक है, जब उफान आता है तो वहां के लिए खतरनाक हो जाती है, तो ये बिहार का शोक ही बोलते हैं। तो कोसी नदी ऊपर से, रामगंगा ऊपर से, घग्गर, गंडक। ठीक है, घग्गर नदी सरयू नदी को, और रामगंगा नदी ये ऊपर से मिलती है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आई होगी। ये गंगा नदी थी, उससे पहले 3 नदियां पड़ी, और उससे पहले भी 3 नदियां पड़ी। इस प्रकार से 5-6 नदियां हो गई मेन। इससे आगे और पढ़ते जाएंगे, 1-2 क्लास और रहेगी नदियों की, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए क्रैश कोर्स एजुकेशन चैनल। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।